हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी गुमनाम हवेली लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिर तुम लोगों से कह रही हूँ, यह ठीक नहीं है। उस जंगल में पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं। तुम लोग समझते क्यों नहीं? निहारिका ने उत्तेजित होते हुए कहा। अरे वही तो पता करना है, नकुल ने कहा। क्या क्या पता करना है? निहारिका उसी उत्तेजना से बोली। यही कि लोग गायब कहाँ हो जाते हैं। नकुल लापरवाही से बोला। पागल हो गए हो तुम? क्या बोल रहे हो? होश में हो भी या? अपनी बात आधी छोड़कर निहारिका गुस्से में हांफने लगी। तो तुम्हें हमें उसके बारे में बताना ही नहीं था ना? पीछे से चिराग ने कहा। निहारिका ने पीछे मुड़कर चिराग को हैरानी से देखा और कहा, चिराग तुम भी? तुम्हें अपने दोस्त को समझाना चाहिए। तो तुम इस बचकानी हरकत में उसका साथ देने की बात कर रहे हो। कैसी बचकानी हरकत? मुझे तो पूरा यकीन है कि कोई जंगली जानवर ही सब पर हमला करके गायब कर रहा है, एक बार फिर नकुल ने कहा। तो तुमको क्या पड़ी है? तुम क्यों गायब लोगों की लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हो? निहारिका लगभग चिल्लाते हुए बोली। ओ कम ऑन निहारिका, चल बेबी, कुछ नहीं होगा। हमें पूरा यकीन है कि यह जानवरों की ही हरकत है, तो हम अपने पूरे इंतजाम से चलेंगे। नकुल ने अपनी उंगलियों को बंदूक की तरह तानते हुए कहा। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो जंगल हॉन्टेड है, निहारिका ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। यार कसम से तुम दोनों की जोड़ी भी गजब बनाई है ऊपर वाले ने। कहां तू एडवेंचर लविंग पर्सन और कहां हमारी दब्बू निहारिका? चिराग ने तंज कसते हुए नकुल से कहा। दब्बू हूं तो दब्बू ही सही। ऊपर वाले ने जिंदगी जीने के लिए दी है, जानबूझकर खतरे में डालने के लिए नहीं। निहारिका ने भी चिराग को गुस्से से घूरते हुए कहा। चिराग ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और नकुल की ओर देखकर बुरा सा मुंह बनाया। ठीक है, तुम्हें आने के लिए नहीं बोल रहे। तुम बैठो अपने घर में, हम दोनों तो जाएंगे, नकुल ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। पर क्या? मैं नहीं मानता भूत वूत। जिसे इन आंखों से देखता हूं उसी पर यकीन करता हूं मैं। जिस दिन अपनी इन आंखों से देख लिया विश्वास कर लूंगा, नकुल ने उपेक्षित स्वर में कहा। निहारिका समझ गई थी कि अब उसके कुछ भी बोलने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। नकुल बहुत ही जिद्दी था और जब किसी बात पर अड़ जाता तो उसे पूरा करके ही मानता था। निहारिका ने भी उसकी जिद के सामने हार मान ली थी। अगली दोपहर करीब 1 बजे नकुल और चिराग अपनी कार से हमीरपुर के जंगलों की ओर चले। उन दोनों का इरादा रात उसी जंगल में गुजारने का था। अभी वो दोनों थोड़ा आगे ही पहुंचे थे कि उन्हें निहारिका सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। उसे देखकर नकुल ने कार रोक दी। नकुल ने कार का शीशा नीचे किया और बाहर सिर निकालकर उसकी ओर देखा। उसके काले लंबे बाल खुले हुए थे और हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे और उसका उजला गोरा रंग सूरज की रोशनी को भी मात देने की कोशिश कर रहा। उसके ऊपरी होठ के ऊपर दाईं तरफ एक तिल था जो उसकी मुस्कुराहट के साथ मिलकर नकुल के दिल की धड़कनों को बढ़ाने लगा था। उसे देखकर नकुल के मुंह से एक आह निकली। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? नकुल ने खुद को संभालते हुए निहारिका से पूछा। तुम दोनों का इंतजार, और क्या, निहारिका ने जवाब दिया। मतलब कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूं, कहते हुए निहारिका ने कार का पिछला दरवाजा खोलकर अपना सामान अंदर फेंका और पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। क्या हुआ, अब तुम्हें भूतों का डर नहीं लग रहा है? चिराग ने हंसते हुए कहा।
यहाँ तुम लोगों की चिंता कर करके मरने से अच्छा है कि तुम्हारे साथ मर जाऊं। निहारिका ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। निहारिका की बात सुनकर दोनों ही जोर से हंसे। घबराओ नहीं मेरी जान, तुम्हारी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, नकुल ने निहारिका पर अपना प्यार उड़ेलते हुए कहा। हाँ हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा, निहारिका ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा निहारिका, तुमने कहा कि वो जगह हॉन्टेड है, लोगों को पता कैसे चला इस बारे में? मतलब वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया, तो लोगों को ये भूत के चक्कर के बारे में कैसे पता चला? चिराग ने निहारिका की ओर मुड़कर उसे देखते हुए कहा। एक आदमी आया था बचकर, पर उसका मानसिक संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका था। उसने सबको बताया कि जंगल के अंदर कोई हवेली है जो उसके सारे दोस्तों को निगल गई। लोगों को उसकी बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आसपास के लोगों को भी ऐसी किसी हवेली के बारे में पता नहीं था। उसकी दी हुई जानकारी के आधार पर पुलिस ने वहां सर्च ऑपरेशन भी चलाया, दूर दूर तक खोजा, पर हवेली क्या, उसकी नींव का पत्थर भी नहीं मिला। पुलिस को यही लगा कि उस व्यक्ति को बहुत सदमा लगा था अपने दोस्तों को खोकर, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। पर वो आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा, इसलिए लोगों के बीच भूत प्रेत की कहानियां फैल गई। निहारिका ने उन दोनों को बताया। ओह, मतलब कि एक गुमनाम हवेली ने इतना रायता फैला रखा है, चिराग ने हंसते हुए कहा। तो ठीक है ना, हम जाकर समेट लेते हैं, हंसते हुए नकुल ने अपना बायां हाथ हवा में उठाया, जिसे अपने दाएं हाथ से मारकर चिराग ने पकड़ लिया। हंसो मत, पता नहीं क्या होने वाला है, और मैं भी पागल तुम लोगों के साथ चल पड़ी, निहारिका ने चिढ़ते हुए कहा। अरे यार, मैं हूं ना, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? नकुल ने फ्रंट मिरर में निहारिका को निहारते हुए कहा। वही तो है, तभी तो मैं यहां हूं, निहारिका ने भी उस पर प्यार भरी नजर डालते हुए कहा। करीब 4 घंटे तक ड्राइव करने के बाद वो तीनों हमीरपुर गांव पहुंच गए। वहां एक चाय की टपरी थी, जहां वो चाय पीने के लिए रुके। नकुल ने टपरी के मालिक से उस हवेली के बारे में पूछा। क्या पता साहब, हमारी तो पीढ़ियां गुजर गई इस गांव में, ऐसी किसी हवेली का जिक्र हमारे पुरखों ने भी नहीं किया। उन्हें भी ऐसी कोई हवेली नहीं मिली जंगलों के अंदर, उस आदमी ने बात साफ करते हुए कहा। तो आपको क्या लगता है, कोई भूत प्रेत का चक्कर है क्या ये? चिराग ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। हम सब तो किसी जंगली जानवर का ही सोचते थे साहब, ये हवेली का चक्कर बेवजह फैल गया। जो भी है, वहां रात में जाना खतरनाक है। आप लोग जल्दी से आगे निकल जाइए। आगे ठाकुर साहब की हवेली है, उसके बाद थोड़ा आगे जाकर बाईं ओर मुड़ जाइएगा, उस टपरी वाले ने सलाह देते हुए कहा। ओके, नकुल ने चाय का गिलास वापस देते हुए कहा। सुना तुमने उसने क्या कहा? नकुल ने निहारिका से कहा। हाँ, वे सब भी जानवर की ही कारस्तानी मानते हैं इन सब हादसों को, चिराग ने नकुल का समर्थन करते हुए कहा। पर उसने यह भी कहा कि रात के समय जंगल खतरनाक है, निहारिका ने उन दोनों को घूरते हुए कहा। देखते हैं, पहले पहुंचे तो वहां, नकुल ने एक बार फिर लापरवाही से कहा। वह तीनों कार में बैठ गए और फिर कार आगे की ओर बढ़ गई। निहारिका के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। नकुल और चिराग ने अपनी बातों में लगाकर उसे सहज करने की कोशिश की। अभी उन्होंने 5 मिनट की दूरी ही तय की होगी कि अचानक उनकी कार हिचकोले खाते हुए रुक गई। नकुल ने 2-3 बार गाड़ी की चाबी घुमाई। घर्र घर्र की आवाज तो हुई, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। नकुल ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। इसे क्या हुआ? कहते हुए चिराग गाड़ी से नीचे उतरा। उसने बोनट पर हाथ रखा और उसी तेजी से हाथ पीछे की ओर खींच लिया। क्या हुआ? गाड़ी गर्म हो गई है, पानी है क्या कार में? चिराग ने नकुल से पूछा। पानी तो नहीं है यार, नकुल ने बिगड़े हुए मुंह के साथ कहा। फिर तो इसके ठंडा होने तक का वेट करना पड़ेगा, चिराग ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। कोई नहीं, रात तो यहीं बितानी है, थोड़ी देर ही सही, नकुल ने कहा।
धीरे धीरे दिन की रोशनी सिमटने के साथ साथ अंधकार अपना आंचल फैलाने लगा। वातावरण में भी थोड़ी थोड़ी ठंडक बढ़ने लगी थी। कुछ देर तक तो सब कुछ सामान्य था, पर धीरे धीरे वहां हवा तेज होने लगी थी। मौसम खराब होने के आसार तो नजर नहीं आ रहे थे। फिर अचानक यह सब, चिराग ने हैरानी से चारों तरफ देखते हुए कहा। ये सब गाड़ी के अंदर बैठे हुए इस विषय में बात कर ही रहे थे कि तभी किसी ने निहारिका की ओर के कार के शीशे को खटखटाया। निहारिका बुरी तरह डर गई, जिससे उसके मुंह से एक दबी हुई सी चीख निकल गई। उन लोगों ने देखा कि बाहर एक बूढ़ा खड़ा हुआ था। नकुल ने कार के शीशे नीचे किए। उस बूढ़े ने उनसे उनकी परेशानी पूछी। नकुल ने उसे कार के खराब होने की बात बताई। बेटा, यहाँ रुके रहना खतरे से खाली नहीं। एक तो जंगली जानवरों का डर है और ऊपर से उस गुमनाम हवेली का खौफ। मेरी मानो तो आगे मेरा घर है, वहां चलो, बूढ़े ने उन्हें सलाह देते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, कार बस जरा सी गर्म हो गई है, ठंडी हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद, नकुल ने विनम्रता से कहा। बेटा, अपनी नहीं तो दूसरों की चिंता करो। एक लड़की है तुम्हारे साथ, यही थोड़ी दूर में ही घर है मेरा। तुम बाद में आकर देख लेना कार को। अगर चालू हो जाए तो फिर उसी समय निकल जाना, पर अगर चालू नहीं हुई तो एक लड़की के साथ तुम इस तरह तो रात नहीं गुजार सकते ना, बूढ़े ने भी नरम लहजे में कहा। चिराग और नकुल ने पहले एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनकी नजर पीछे बैठी निहारिका की ओर गई। कुछ सोचकर उन्होंने बूढ़े के साथ जाने का फैसला कर लिया। कार को लॉक करके वह सब आगे की ओर बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन लोगों को एक सफेद रंग की हवेली दिखाई दी। बड़े बड़े पेड़ों के बीच वो एक खामोश पहेली की तरह रहस्यमयी दिखाई दे रही थी। हवाओं की रफ्तार भी तेज हो चुकी थी, जो कभी कभी उनके कानों में सीटी सा बजा देती थी। वातावरण में ठंडक भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। आसमान धीरे धीरे बादलों की आगोश में सिमट रहा था। उस हवेली को देखते ही निहारिका सहम कर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके अचानक इस तरह रुक जाने पर नकुल और चिराग ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ, रुक क्यों गई? नकुल ने उससे पूछा। वो हवेली, निहारिका की आवाज कांप रही थी। घबराओ नहीं, ये तो यहाँ के ठाकुर साहब की हवेली है। मैं इसकी देख रेख करता हूँ। वो सब शहर में रहते हैं, कभी कभार ही यहाँ आते हैं, वो बूढ़ा आदमी बोला। उस बूढ़े की बात सुनकर भी निहारिका अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। अरे हाँ, उस टपरी वाले ने भी इस हवेली के बारे में बताया था, नकुल तुरंत बोला। मैंने कहा ना, आप लोग डरिए नहीं। वैसे भी जिस हवेली का खौफ चारों ओर फैला है, उसे किसी ने भी नहीं देखा है। और ये हवेली तो मुख्य सड़क के किनारे पर है। क्या यह किसी की नजरों से छिपी रह सकती है? फिर भी आपकी मर्जी, उस बूढ़े ने जोर देते हुए कहा। बाबा सही कह रहे हैं निहारिका, चलो, मैं साथ हूं ना तुम्हारे, तो डरने की क्या बात है, नकुल ने निहारिका को हिम्मत देते हुए कहा। उसके हौसला देने पर निहारिका उस हवेली में जाने को तैयार हो गई। उस बूढ़े के पीछे पीछे वे तीनों उस हवेली के सामने पहुंचे। वो पुराने जमाने की हवेली थी, पर बहुत ही अच्छी हालत में थी। लोहे के बड़े से गेट को पार करते ही वो सब बगीचे में पहुंच गए। चारों ओर फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। उस मनमोहक नजारे को देखते हुए सभी आगे बढ़े और मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। वो शीशम की लकड़ी से बना हुआ एक विशाल दरवाजा था, जिस पर बारीक नक्काशी का काम किया गया था। देखने में वह हवेली बहुत ही सुंदर और शानदार लग रही थी। उस हवेली की सुंदरता को देखकर निहारिका का डर छूमंतर हो गया। भाग गया ना डर, नकुल ने निहारिका को अपनी एक बांह से पकड़ते हुए कहा। जवाब में निहारिका ने उसे मुस्कुरा कर देखा, मगर चिराग थोड़ी परेशानी में दिखाई दे रहा था। इतनी बड़ी जगह की देखभाल आप अकेले ही करते हो? मतलब कि आपको देखकर लगता नहीं आप अकेले सब संभाल सकते हैं, चिराग ने शंका जाहिर करते हुए कहा। कुछ काम करने वाले आते हैं गांव से रोज,
मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? बूढ़े ने चिराग की बात का जवाब देते हुए कहा। अब निहारिका सहज हुई तो तू शुरू हो गया। चलो अंदर। ठीक है सब, नकुल ने चिराग को झिड़कते हुए कहा। दरवाजे को धक्का देते ही वह एक हल्की से चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर पहुंचते ही उन सब ने देखा कि वो एक पुरानी वास्तुकला से सजा हुआ सुंदर सा हॉल था, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। सामने ही आगे की ओर से सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही थी। दीवारों पर राजसी ठाट बाट वाले पुरुषों की तस्वीरें कतार से लगी हुई थी। वो सब समझ गए कि ये तस्वीरें ठाकुर साहब की पीढ़ियों की है। वो बूढ़ा उन्हें कमरे के सामने ले आया और बोला, मौसम बिगड़ रहा है और साफ होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ये आप दोनों का कमरा है, यदि आप रुकना चाहें। और निहारिका, उनके लिए आपके साथ वाला कमरा है, आइए मैं आपको दिखा दूं। उसने निहारिका की ओर देखकर हाथ से इशारा करते हुए कहा। निहारिका ने एक सहमी नजर नकुल और चिराग पर डाली। क्या ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, अगर साथ में ही एक कमरे में रहना है तो बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नकुल ने शरारत से कहा। निहारिका ने उसे गुस्से में घूर कर देखा। नकुल ने तुरंत ही अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। आंखों को जल्दी जल्दी झपकाते हुए निहारिका उस बूढ़े से बोली, चलिए बाबा, आप मुझे कमरा दिखा दें। वो बूढ़ा उसे साथ वाले कमरे में ले गया। नकुल और चिराग ने अपने कमरे में झांका। कमरा बहुत बड़ा था, जिसके बीचों बीच एक पलंग बिछा हुआ था। कमरे की सजावट पुरातन तरीके से की गई थी। खिड़कियों पर बड़े बड़े पर्दे लहरा रहे थे। पलंग के पास एक लकड़ी की आराम कुर्सी रखी थी, जो खिड़की से आती तेज हवाओं के कारण हिल रही थी। चिराग उसके पास गया और उसे पकड़कर स्थिर कर दिया। बाहर अब बादलों की गड़गड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। तुझे अजीब नहीं लग रहा है कि मौसम अचानक से ही इतना बिगड़ गया है? चिराग चिंतित स्वर में बोला। लग रहा है कि तू भी सरक गया है। हम यहाँ किस लिए आए हैं, ये याद है ना तुझे? अगर निहारिका साथ नहीं होती तो यहाँ हरगिज नहीं आता मैं। वहीं से जंगल निकल लेते हम दोनों। पर क्या करें? नकुल ने अपने कंधे उचका कहा। पर यहाँ कुछ तो गलत है, चिराग झुंझला कर बोला। कुछ गलत नहीं है। तूफान कम होते ही हम दोनों निकल जाएंगे जंगल की ओर। निहारिका यहाँ सुरक्षित रहेगी, हमारी चिंता भी कम हो जाएगी, नकुल ने अपनी बात कही। चिराग ने कहा, पर उसके माथे की लकीरें कम नहीं हुई। तूफान लगातार बढ़ रहा था। ऐसे मौसम में निहारिका के होते हुए उन दोनों का बाहर निकलना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने उसके सोने का इंतजार करने का फैसला किया। बूढ़े ने उन सभी के लिए खाने का इंतजाम कर दिया था। रात गहराने के साथ ही बिजली की चमक आंखों को भी चौंधियाने लगी। उन सभी ने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और अपने अपने कमरों में चले गए। यूं तो नकुल ने चिराग के साथ जंगल जाने का इरादा किया था, मगर खाना खाने के बाद उस पर नींद की खुमारी छाने लगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर बिस्तर पर जाते ही वो नींद की आकोश में चला गया। चिराग भी अपनी आंखें खोल पाने में नाकाम हो रहा था, पर खिड़कियों की खड़खड़ाहट से परेशान होकर वह उन्हें बंद करने गया। उन्हें बंद करते समय उसने बाहर की ओर देखा। हवेली के सामने का फूलों से भरा बाग और लोहे का दरवाजा उसे दिखाई दे रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की को बंद करके बिस्तर पर आ गया। जल्द ही उसे नींद ने आ घेरा। रात को किसी तेज आवाज ने चिराग की नींद उठ डाली। वो तेजी से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। इधर उधर नजर घुमाने के बाद उसने देखा कि वो खिड़की जिसे उसने बंद किया था वो खुली हुई थी। उसे थोड़ा अजीब लगा। बाहर से आने वाला शोर थम गया था और हवा भी तेज नहीं थी। फिर खिड़की खुली कैसे? उसने एक नजर बिस्तर पर सोए हुए नकुल पर डाली और फिर उठकर खिड़की के पास गया। जैसे ही वो उस खिड़की के सामने आया, एक ठंडी हवा के झोंके से उसका सारा शरीर सिहर उठा। कांपते हुए उसने फिर से खिड़की को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने एक पलड़ा बंद करने के बाद जब दूसरे पलड़े को बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी उम्मीदी नजर एक बार फिर खिड़की से बाहर गई। बाहर तूफान का नामो निशान नहीं था और आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था। उसकी रोशनी में हर चीज
शीशे की तरह साफ साफ दिखाई दे रही थी। एकाएक उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और भय से उसकी पुतलियां फैल गई। सोने से पहले उसकी नजरों ने जो नजारा देखा था वो सब कहीं हवा हो गया था। अब उसकी आंखों के सामने एक उजाड़ और वीरान सा खंडित हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसे डर से अपना गला सूखा लगने लगा। मुंह के थूक को गटकते हुए उसने नजरें फिराकर चैन से सोए हुए नकुल की ओर देखा। एक बार फिर उसने कनखियों से बाहर देखा। उसके मुंह से आह निकल गई। वो तेजी से नकुल के पास गया और उसे जोरों से झंझोड़ कर उठाने लगा। अबे क्या हुआ यार, इतनी रात को क्यों तंग कर रहा है? सोने दे, नकुल ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। नकुल उठ, मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, चिराग ने कांपती हुई आवाज में कहा। तू फिर से शुरू हो गया, नकुल ने नींद भरी आंखों से ही बिगड़े मुंह के साथ उसे देखते हुए कहा। एक बार तू भी देख ले, फिर जो भी कहना है वो कहना, चिराग ने नकुल से कहा। क्या क्या दिखाना चाहता है? नकुल ने अपने हाथों के बल उठते हुए कहा। इधर आ, चिराग ने उसे अपने हाथ के इशारे से खिड़की की ओर चलने के लिए कहा। नकुल मुंह बनाते हुए उठा और लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें खिड़की से बाहर गई, उसकी भी नींद फुर्र हो गई। ये कैसे हो सकता है? हम जब अंदर आए थे तब तो ये सब बहुत ही खूबसूरत और शानदार था। अब ऐसा कैसे हो गया? नकुल की आवाज में भी अब डर झलक रहा था। और एक बात, सामने देख, लोहे के गेट के सामने कोई सड़क नहीं है, चिराग की आवाज लड़खड़ा रही थी। तो क्या हम सब उस गुमनाम हवेली में हैं? उस बूढ़े ने ही हमें यहाँ फंसाया है? पर इस हवेली के बारे में तो उस टपरी वाले ने भी बताया था ना, नकुल ने याद करते हुए डरी हुई आवाज में कहा। शायद वो भी उसी बूढ़े के साथ मिला हुआ होगा, चिराग ने कहा। उसकी बात सुनकर नकुल बेचैनी से अपने ऊपरी होठ को अपने दांतों से काटने लगा। अब क्या करें, मेरे ख्याल से तो चुपचाप निकलते हैं यहाँ से, चिराग ने तेज तेज सांसें लेते हुए कहा। निहारिका, निहारिका अकेली है उस कमरे में, अचानक नकुल ने निहारिका को याद करते हुए कहा। अभी वे दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि एक तेज चीख ने उन दोनों को हिलाकर रख दिया। निहारिका, ये तो निहारिका के चीखने की आवाज थी, नकुल दहशत से चिल्लाया। वो दोनों ही तेजी से अपने कमरे से बाहर निकलकर साथ वाले कमरे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने उस कमरे को खोला, उन्हें एक तेज झटका लगा। पूरा कमरा धूल और मकड़ी के जालों से अटा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि बरसों से इस कमरे में किसी ने कदम भी ना रखा होगा। पर निहारिका तो इसी कमरे में रुकी थी, वो कहाँ गई? यह सवाल दिमाग में आते ही उन दोनों ने पागलों की तरह पूरा कमरा छान मारा, पर निहारिका नहीं मिली। घबराकर वो दोनों बाहर हॉल की ओर भागे। बाहर हॉल का नजारा भी उन्हें सकते में डालने वाला था। धूल और मकड़ी के जालों से भरे उस हॉल को देखकर उनकी सांसें धौंकने की तरह चलने लगी। उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और हवा में ठंडक होने के बाद भी माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। नकुल ने अपना सीधा हाथ अपने मुंह पर फिराया। अचानक चिराग के शरीर में हरकत हुई और वो उस कमरे की ओर गया जिसमें वह और नकुल रुके थे। उस कमरे का हुलिया भी बदला हुआ था। उस कमरे को देखते ही चिराग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पीछे मुड़कर बेबस नजरों से नकुल की ओर देखा, जिसकी हालत भी सही दिखाई नहीं दे रही थी। वे दोनों एक दूसरे को बुत की तरह खड़े हुए देख ही रहे थे कि तभी एक बार फिर निहारिका की चीख ने वातावरण के साथ साथ उन दोनों को भी दहला दिया। चीख का पीछा करते हुए उन दोनों की नजरें ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियों की ओर गई। निहारिका की चीख ऊपर से आई थी और उसके बहुत ज्यादा दर्द में होने का इशारा कर रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सीढ़ियों की ओर दौड़ लगा दी। ऊपर पूरी तरह अंधेरा पसरा हुआ था। उनकी आंखें उस अंधेरे में कुछ भी देख पाने में असमर्थ थी। उनके हाथ अपने जीन्स की जेब की ओर बढ़े, पर फोन तो वे दोनों कमरे में ही छोड़ आए थे। नकुल ने हताशा से अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छिपा लिया। उसके दिमाग में कुछ आता उससे पहले ही चिराग ने उसके कंधे को झिझोड़ा। नकुल ने चौंक कर उसकी ओर देखा तो वो सामने की ओर अपने हाथ से इशारा कर रहा था। नकुल ने भी उस ओर देखा। दूर करीब 30 से 40 कदमों की दूरी पर किसी दिए की टिमटिमाती हुई लौ के समान रोशनी दिखाई दी। दोनों ने उलझन भरी नजर से उस रोशनी की ओर देखा।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़े या नहीं। तभी उन दोनों के कानों में एक फुसफुसाहट आई। निहारिका, निहारिका। वो फुसफुसाहट इतनी सर्द थी कि उन दोनों को अपने कानों में चुभन महसूस होने लगी। एक ठंडी सी सिहरन उन दोनों की रीढ़ की हड्डियों में दौड़ गई। मगर उस डर के बाद भी निहारिका के ख्याल में उनके कदम आगे की ओर बढ़ गए। लगातार उस टिमटिमाती रोशनी के पीछे चलने के बाद भी उनके और उस रोशनी के बीच की दूरी कम नहीं हो रही थी। करीब 15-20 मिनट तक लगातार अलग अलग मोड़ों पर मुड़कर चलने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब उस रोशनी का दायरा बढ़ने लगा था। यह देखकर उनकी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। कुछ ही देर में एक मोड़ से आती हुई वो रोशनी उस पूरे गलियारे में फैल गई थी। वो दोनों अपनी जगह पर रुक गए। लगातार चलने के कारण उनका सारा शरीर पसीने से भीग गया था और उनकी सांसें चढ़ी हुई थी। हांफते हुए वे दोनों अपने अपने घुटनों पर झुक गए। उसी तरह उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आगे बढ़कर उस मोड़ पर मुड़ गए। सामने का नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वह एक बहुत ही बड़ा कमरा था जो वहां जल रही अग्निकुंड की आग से रोशन था। उस अग्निकुंड के सामने उनकी तरफ पीठ करके कोई बैठा हुआ था। उसके बाल लंबे और खुले हुए थे जो हवा के प्रभाव से इधर उधर उड़ रहे थे। नकुल ने अपनी सिकुड़ी हुई आंखों से उसे देखा और फिर तेजी से उसकी ओर लपका। निहारिका! मगर इससे पहले कि वह अपना अगला कदम उठा पाता, उसे और चिराग को किसी ने पीछे से आकर जकड़ लिया। इस अप्रत्याशित हमले से दोनों ही हड़बड़ा गए और फिर खुद को छुड़ाने के लिए जोर जोर से छटपटाने लगे। मगर पकड़ने वालों की ताकत बहुत ही ज्यादा थी। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए नकुल की नजरें चिराग की ओर गई और वो एक बार फिर चौंक गया। चिराग को उस चाय की टपरी वाले ने पकड़ा हुआ था। उनका शक सही था। उसने खुद को पकड़ने वाले के बारे में अंदाजा लगाया, पर उसका अंदाजा और उसे पकड़ने वाले की ताकत मेल नहीं खा रही थी। छोड़ो हमें, यहाँ किस लिए लेकर आए हो? अगर निहारिका को कुछ किया तो तुम सबको जान से मार डालूंगा, याद रखना। निकुल बुरी तरह छटपटाते हुए चिल्लाया। उसकी यह बात सुनते ही उस कमरे में एक जोर का अट्टहास गूंजा। उस चुभती हुई हंसी से नकुल और चिराग दोनों का ध्यान अग्निकुंड के सामने बैठी निहारिका की ओर चला गया। उन दोनों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह अट्टहास निहारिका ही कर रही थी। उनके चेहरे पर भय की जगह अब हैरानी ने ले ली थी। अचानक अट्टहास करते हुए वो रुक गई। वह अपनी जगह पर खड़ी हुई और उनकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों की कोमलता अब कठोरता में बदल चुकी थी। जिस हसीन चेहरे ने नकुल को अपना दीवाना बना रखा था, वो अब खौफनाक हो चुका था। उसकी आंखें बिल्ली की तरह अंधेरे में भी चमक रही थी। चेहरे की नसें उभर कर बाहर तन गई थी। उसकी चमड़ी का रंग मटमैले रंग का हो गया था, जो कि कई जगहों से उखड़ा हुआ था। आओ आओ, स्वागत है मेरी दुनिया में, कहते हुए एक बार फिर निहारिका की सर्द हंसी उस कमरे में गूंज उठी। तुम्हारी दुनिया में? यह क्या कह रही हो? निहारिका, होश में आओ, चिराग तड़पते हुए बोला। होश में आने की बारी तो अब तुम दोनों की है। कितना समझाया था तुम लोगों को कि यहाँ मत आओ, पर तुम समझो तब ना, निहारिका ने उल्हाना भरे स्वर में कहा। तो ये सब तुम करती हो? उस गुमनाम हवेली का राज तुम हो? चिराग कलपते हुए बोला। जवाब में निहारिका ने मुंह बनाते हुए अपने कंधे उचका दिए। उसे बुत की तरह खड़ा होकर एकटक निहारता हुआ नकुल बोला, निहारिका, तुम प्यार करती थी मुझसे, फिर ये धोखा? प्यार? कौन सा प्यार? अच्छा वो समझे नहीं अभी तक? मेरा छल था वो। फिर भी झूठा ही सही, उस प्यार को निभाने के लिए तुम्हें यहाँ आने से रोका था मैंने। याद आया? अब तुम ही नहीं माने तो मैं क्या कर सकती हूँ। चलो अब तुम्हारी बारी है अपना प्यार साबित करने की, निहारिका कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली। क्या चाहती हो? तुम्हारी जान चाहती हूँ, मेरी जान। तुम ही तो कहते थे मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो तुम, तो अब दो, निहारिका निर्दयता से बोली। हो कौन तुम? चिराग की आवाज कांप रही थी। मैं कपालिका हूँ, कपालिका, अपने समय की सर्वशक्तिशाली डायन, जिसे धोखे से मारकर उसकी रूह को उसके शरीर से अलग कर दिया गया। अब मैं एक
रूह हूँ जो सदियों से अपने शरीर की प्राप्ति के लिए भटक रही थी, पर कभी कामयाब नहीं हो सकी। दूसरों के शरीर के सहारे जी रही हूँ। फिर मुझे मिला ये अहिरा। शरीर बूढ़े का होकर भी जवानों से ज्यादा जोश है इसमें, जिसने मेरी मदद की। ये और उसका बेटा मेरे शिकार को इस हवेली का रास्ता दिखाते थे और मैं उनका शिकार कर लेती थी। अब तुम दोनों की बारी है। बस आज ये 2 बलियां समर्पित करने के बाद एक और बलि, फिर मैं अपने शरीर को प्राप्त कर लूंगी और पहले की तरह सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर मुझे किसी दूसरे के शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निहारिका ने अपने हाथ ऊपर की ओर उठाकर भयानक तरीके से कहा। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में ऊपर की ओर उठ गया। उसके बाल हवाओं में बिखर कर खेलने लगे। उसकी आंखें रक्तिम वर्ण की हो गई और वो मौत का दूसरा रूप दिखाई देने लगी। यह सब सुनते और देखते ही नकुल और चिराग के होश उड़ गए। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही निहारिका ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया और उसे एक झटका दिया। नकुल और चिराग के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। घुटी घुटी सी आवाजें उनके गले से बाहर निकलने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। नकुल की आंखों में निहारिका से पहली मुलाकात और उन दोनों के साथ बिताए सारे लम्हात किसी चलचित्र की तरह उभरने लगे, जो अगले ही पल आंसुओं की परत में धूमिल हो गए। नकुल और चिराग के शरीर शिथिल पड़ गए और उन्होंने प्रतिकार करना छोड़ दिया था। अहिरा, यहाँ लाओ इन्हें, निहारिका ने आदेश दिया और फिर उन दोनों को घसीटते हुए वहां मौजूद लकड़ी के एक टुकड़े पर उनका सिर रख दिया। निहारिका उर्फ कपालिका ने अपने हाथों में लाल रंग का पाउडर लिया और नकुल व चिराग के ऊपर फेंक दिया। डर से उन दोनों के शरीर थरथराने लगे। किसी की बात ना मानने का अफसोस अब उनके साथ चले जाने वाला था। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उनकी आंखों में भरे आंसू नीचे जमीन पर टपक गए। अहिरा और उसके बेटे को अपना काम अच्छी तरह पता था और उन्होंने उन दोनों को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। कपालिका ने कुल्हाड़ी पकड़े अपने हाथ को ऊपर उठाया और फिर तेज आवाज करते हुए नकुल की गर्दन पर वार कर दिया। खच्च की आवाज के साथ नकुल की गर्दन चिराग के सामने लुढ़कती हुई चली गई। उस आवाज को सुनकर न चाहते हुए भी चिराग की आंखें खुल गई और नकुल का कटा हुआ सिर उसकी आंखों में दहशत बनकर उतर गया। उसके गले से घुटी घुटी आवाजें आने लगी, पर वो किसी प्रकार का प्रतिकार कर पाता उससे पहले ही कपालिका ने उसकी गर्दन भी उड़ा दी। दोनों के रक्त से नहाई हुई वो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। आसमान में एक बार फिर बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ गई थी। कपालिका की सर्द हंसी बहुत देर तक रात के सन्नाटे को भेदती रही। कुछ महीनों बाद एक लड़का ट्रैफिक को पार करने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें सड़क के दूसरी ओर जमी हुई थी। बेचैनी और बदहवासी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वो जल्द ही उस पार नहीं पहुंचा तो कुछ बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसी तरह उसने उस ट्रैफिक को पार किया और दूसरे सिरे पर पहुंचते ही एक राहत भरी सांस ली। उसने सामने के एक रेस्टोरेंट के ओपन एरिया की ओर मुस्कुराकर देखा और जोर से चिल्लाया, निहारिका। वहां की एक कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसकी पीठ उस लड़के की ओर थी। उस नाम को सुनते ही वो लड़की पीछे की ओर मुड़ी और उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुराई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।